सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर अटैक के विषय में। आपको याद हो तो लगभग 10 दिन पहले अमेरिका पर एक साइबर अटैक हुआ था, जिसमें हैकर ने वहां गैस की सप्लाई करने वाली कंपनी के डेटा चोरी कर लिए थे और उसके एवज में एक बड़ी रकम की डिमांड की थी। अमेरिका पर हुआ यह जो साइबर अटैक था, अब तक के सबसे बड़े अटैक के रूप में जाना जाता है और इसकी गंभीरता को देखते हुए अमेरिका को अपने यहां इमरजेंसी घोषित करना पड़ गया था। तो समझ सकते हैं कि एक साइबर अटैक किसी तकनीकी संपन्न देश को भी कैसे मजबूर कर सकता है इमरजेंसी घोषित करने के लिए। वहीं भारत में जहां पर अभी डिजिटल लिटरेसी नहीं है, हम और आप अपने डेटा को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, यहां पर अगर साइबर अटैक हो तो ये कितना ज्यादा जो है कि घातक हो सकता है। तो एयर इंडिया पर जो साइबर अटैक हुआ है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि भारत में जो साइबर अटैक होते हैं वह किस रूप में हमें दिखाई देते हैं और उसको लेकर भारत सरकार ने जो तैयारी की है, जो संगठन बनाए हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम पर भी हम बात करेंगे, उसके कुछ प्रकारों को भी हम डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा समझते हैं। 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई में अचानक बिजली की सप्लाई बंद हो गई, अर्थात ब्लैक आउट की कंडीशन हो गया, पावर कट की घटना हुई। इससे देश की वित्तीय राजधानी जैसे ठहर सी गई थी। अगर आप इस समय को सही से देख पा रहे हैं तो यह वह समय है जबकि क्या था, कोविड का भी एक प्रकोप था, इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस अटैक से क्या हुआ था, अर्थात ब्लैक आउट की घटना से क्या हुआ था, वित्तीय राजधानी ठहर सी गई। प्रारंभ में सूचना यह आई कि ये जो ब्लैक आउट की घटना हुई है इस वजह से हुई है क्योंकि मुंबई को सप्लाई करने वाला जो ग्रिड है वह फेल हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, यह जो ब्लैक आउट की घटना हुई थी यह कोई ग्रिड के फेल होने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि अमेरिकी रिपोर्ट यह बताती है कि यह जो ब्लैक आउट की घटना हुई थी यह एक साइबर अटैक था जो चाइना के द्वारा किया गया था। चीन गलवान हिंसा के बाद इस अटैक के माध्यम से भारत को यह मैसेज देना चाहता था कि अगर भारत ने ज्यादा शक्ति दिखाई तो पूरे देश को ब्लैक आउट की कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है। अक्टूबर 2020 में मात्र 5 दिन में चीन के हैकर ने भारत के पावर ग्रिड, आईटी कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर्स पर लगभग 4500 बार साइबर अटैक किया। आप समझ सकते हैं 5 दिन में इतने ज्यादा साइबर अटैक और भारत जैसे देश पर यह कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत के हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वाले जो सब स्टेशन हैं, कोयले से चलने वाले जो पावर प्लांट हैं, सब पर अपनी साइबर पकड़ बना ली थी और इसी को अंजाम देते हुए मुंबई में क्या किया था, उसने ब्लैक आउट की घटना को अंजाम दिया था। कुछ समय पहले आपने ये भी सूचना सुनी होगी कि भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर भी साइबर हमला हुआ था। 2018 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक विभाग के द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को जो चाइना से साइबर अटैक होते हैं उनसे सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि भारत पर जितने साइबर अटैक होते हैं उसमें 35% जो साइबर अटैक होते हैं वो चीन से किए जाते हैं। चीन के बाद जो देश का नाम आता है, आप विश्वास करिए, 17% का योगदान अमेरिका का है, 15% रूस का है, यह 9% पाकिस्तान का, कनाडा, जर्मनी का भी नाम इस सूची में आता है। आप समझ सकते हैं कि जिन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन वहां पर जो हैकर्स का ग्रुप है, जो कंपनियां हैं जो साइबर अटैक को अंजाम देती हैं, वहां से होता है। 2020 में एशिया में जितने भी साइबर हमले हुए, सोचिए उसमें से 7% हमले और साइबर अटैक सिर्फ और सिर्फ भारत की कंपनियों पर हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के बाद सर्वाधिक जो साइबर जो अटैक होते हैं वह भारत पर ही होते हैं। इसके अलावा जो साइबर अटैक करवाने
वाले देशों के नाम जब आप सर्च करेंगे तो उसमें नाम आएगा रूस का, चाइना का, उत्तर कोरिया का। साई फार्मा के अनुसार एक कंपनी है, यह कहती है कि चीन आर्मी दुनिया की जो सबसे बड़ा क्या है हैकर का ग्रुप है और इसमें लगभग 3 लाख लोग काम करते हैं। समझ लीजिए कि एक देश की आर्मी क्या करती है, उसने अपना एक जो है कि विंग बना रखा है जो कि हैकर के रूप में है और वो इसको अंजाम देता है। अब क्या हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के पैसेंजर सर्विस सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है जिसमें 45 लाख पैसेंजर का डेटा लीक हुआ है। जो डेटा लीक हुआ है देखिए कितना महत्वपूर्ण है, उसमें नाम है, पता है, मोबाइल नंबर है, जन्मतिथि है, पासपोर्ट नंबर है, टिकट है, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारियां। हालांकि इसमें एक चीज जरूर है कि क्रेडिट कार्ड का जो सीवीवी या सीवीसी जो नंबर होता है वह चोरी नहीं हुआ है। बावजूद इसके अगर यह जो नाम है, आपको पता है कि जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि आपके डेटे का मिसयूज करते हैं, उनके पास अगर ये सूचनाएं पहुंच जाएं तो कितना बड़ा हो सकता है। और ये कोई बड़ा जो है कि ये जो साइबर अटैक हुआ है ये कोई पहली घटना नहीं है। कुछ समय पहले आपको याद हो तो बहुत बड़े बड़े जो ग्रोसरी के जो शॉप्स हैं उन पर भी साइबर अटैक के होते हैं। एसबीआई के नेटवर्क पर हो चुका है, एटीएम को चेंज करना पड़ा है। तो अगर देखें तो भारत में हर साल जो है कि लाखों की संख्या में साइबर अटैक होते हैं। एयर इंडिया ने इस घटना के बाद अपने ग्राहकों को संदेश भेजकर उनसे कहा है कि 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 तक स्टोर किए गए डेटा को हैक किया गया। साइबर अटैक में एयर इंडिया के अलावा मलेशिया एयरलाइंस, फिनएयर, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा और कैथे पैसिफिक जैसे जो कंपनियां वो भी शामिल हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो हमारे यहाँ जो साइबर यह अटैक हुआ है यह तो बस यह इस चीज का प्रतीक है कि पहले जो हमारे यहाँ साइबर अटैक हुए हैं उसके बाद हमने अपनी एजेंसियों को अभी इतना मजबूत सक्षम नहीं बनाया है कि वो हर तरह के साइबर अटैक को रोक सकें और हमारे आपके डेटा को सिक्योर कर सकें। एयर इंडिया ने कहा है कि उसके डेटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी SITA PGS नाम की एक कंपनी के पास था जो कि स्विट्जरलैंड जिनेवा स्थित एक कंपनी है और इसी पर क्या हुआ, साइबर अटैक करके डेटा चोरी किया गया। अभी जो साइबर अटैक है इसको हम इस रूप में देखें कि जो 45 लाख लोग हैं यह सिर्फ एक साइबर अटैक से प्रभावित हुए हैं और जैसा कि हमने कहा कि लाखों साइबर अटैक भारत में हो रहे हैं, तो आप समझिए कि हमारे और आपके डेटा जिनको लेकर हम बहुत गर्व फील करते हैं, हमको लगता है कोई नहीं जानता, वह सबके पास है। और ये जो साइबर अटैक होते हैं इसमें जो डेटा चोरी किए जाते हैं फिर क्या होता है, डार्क वेब पर बेचे जाते हैं। डार्क वेब का मतलब है कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सीधे एक्सेस तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कंपनियां हैं वो डेटा को क्या करती हैं, खरीदती हैं, बेचती हैं। तो ये जो साइबर अटैक की घटनाएं हैं, जैसा मुंबई ग्रिड के फेल होने को बताया, इसी तरह के अगर सोचिए जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उन पर कई बार अटैक का प्रयास किया गया, इसी तरह से रेलवे के जो है कि वेबसाइट पर किया गया है। तो जितने महत्वपूर्ण संस्थान हैं अगर इनको हम सुरक्षित नहीं कर पाए तो ये जो चाइनीज साइबर अटैक होते हैं या किसी दूसरे देश के द्वारा साइबर अटैक किए जाते हैं ये कितना घातक हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि पूरे देश में ब्लैकआउट जो है कि 12 घंटे के लिए कर दिया जाए और उसी समय कोई जो है कि हम लोगों के साथ अनहोनी हो जाए। अनहोनी का मतलब है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला हो जाए तो हम कितने तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं यह बताता है कि जो साइबर अटैक है इससे मजबूत तरीके से निपटने की जरूरत। जो साइबर अटैक है किया कैसे जाता है, आपको भी पता है कि इसमें हैकर्स का एक ग्रुप होता है और ये ग्रुप क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं जिनको इन्हें टारगेट करना होता है उसको निशाना अपनाते हैं। साइबर अटैक जो है यह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग करते हैं या फिर जो है कि ऐसे लोग करते हैं जिनको पैसे की जरूरत है, जो गलत तरीके से तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं। इसके अलावा ये जो हैकर्स होते हैं यह जो है कि पहले इंडिविजुअल में भी कार्य कर सकते हैं, ग्रुप में भी कार्य कर सकते हैं और सबके अपने अपने एजेंडे हैं। कई बार इनको ये जो हैकर्स के ग्रुप होते हैं इनको देश की एजेंसियां या फिर जो है कि देश की सरकारें, राज्य सरकारें इनको फंडिंग करती हैं। जब इस प्रकार की फंडिंग राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है तो उस पर निशाना बनाया जाता है उस देश को जो उसका प्रतिद्वंदी हो, जैसे कि आपने देखा कि चाइना ने इंडिया पर किया था। कुल मिलाकर जब अटैक किया जाता है
तो कोई मूर्त संरचना को नष्ट तो नहीं किया जाता, अर्थात ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा दिया जाए, लेकिन हाँ, अगर हैकर चाहे तो उसके कूलिंग सिस्टम को या फिर वहां पर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको प्रभावित करके उसको नष्ट भी कर देता है। लेकिन उनका उद्देश्य होता है किसी कार्य में बाधा पहुंचाना, डेटा को प्राप्त करना, उसको बेचना, उसके एवज में कुछ पैसे प्राप्त करना। अब जो हमारे यहाँ एजेंसियां हैं, पहली एजेंसी है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC। तो इसका जो गठन है 1988 में हुआ था। ये साइबर सुरक्षा और इंटरनेट गवर्नेंस के लिए जो है कि कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है, और इसके जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वह है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। इसका जो गठन हुआ 2014 में किया गया था, और यह संस्था राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जो देश के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करती है। इसके अंतर्गत जैसे PMO कार्यालय है, या फिर जो ऐसे जो है कि तकनीकी अनुसंधान वाले क्षेत्र हैं जैसे DRDO है, इसरो वगैरह है, ऐसे महत्वपूर्ण जहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी उस एजेंसी वहां की सुरक्षा इसके द्वारा किया जाता है। तीसरा है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। यह जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन काम करता है, और यह जो है कि क्या करता है, विभिन्न मुद्दों पर समन्वय बनाने का प्रयास करता है। राज्य से लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस यूनिट हैं, या फिर जो ये पैटर्न देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से जो है कि साइबर क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको रोकने का कार्य नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर करता है। ये अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, अपने सुझाव के माध्यम से ऐसा करता है। अगला जो है वो है CERT-IN, और यह क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है। इसका जो यह जो संगठन है ये देश में IT सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करता है, तकनीकी सहायता देता है। इसके अलावा वो सभी कार्य करता है जिससे क्या हो कि किसी प्रकार के जो है कि साइबर अटैक को रोका जा सके। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसी तरह है डिफेंस साइबर एजेंसी। इसका गठन 2019 में किया गया था, और यह क्या करता है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सलाहकार के साथ मिलकर, NSC के साथ मिलकर क्या करता है, सैन्य से जुड़े साइबर क्राइम को देखता है। अर्थात जो कि साइबर जो डिफेंस के क्षेत्र में जो साइबर अटैक हो रहे हैं उसके पैटर्न को समझता है, उससे वायुसेना, नौसेना, थल सेना के जवानों को वह प्रशिक्षित करता है, और किस तरह से उनको बचाया जाए, संगठन को बचाया जाए, उसके डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके तहत ये कार्य करता है। यह जो आता है यह आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा है साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन। ये जो है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, और मुख्य काम जो इसका है साइबर अपराध को रोकना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की गाइडलाइन का क्रियान्वयन भी करवाता है, और साइबर विंग, साइबर सुरक्षा विंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विंग, ये सभी चीजें इसके क्या है, संगठन है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये साइबर अटैक को रोकने के लिए कुछ संस्थाएं हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।